चलिए, ठीक ठीक ठीक। अभी हम देखेंगे मनी एंड बैंकिंग। ओके, क्या क्या देखेंगे अभी हम? मनी एंड बैंकिंग। तो व्हाट डू यू मीन बाय मनी? सबसे पहले मनी से आप क्या समझते हैं? मनी क्यों आया? व्हाई मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड? व्हाट इज या व्हाट वाज बिफोर मनी? मनी के पहले क्यों क्या था? कौन सा सिस्टम था मनी के पहले? व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विद दैट सिस्टम? जो मनी के पहले सिस्टम था उसमें कौन सा प्रॉब्लम था जिसके कारण से मनी जैसे मतलब नया इनोवेशन लाने का जरूरत पड़ा? ये सब अभी हम इसमें देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उसके बाद फिर क्या होगा कि मनी को कौन रेगुलेट करती है, मनी को इश्यू कौन करती है, कंट्रोल कौन करती है, इकोनॉमी में मनी का क्या इंपॉर्टेंस है, मनी का क्या फंक्शन है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ मनी, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनीज आर देयर, ऑल द टॉपिक्स आर कंसर्न्ड विथ मनी एंड बैंकिंग। मनी एंड बैंकिंग से संबंधित ये सब जो टॉपिक है, ठीक है, इसको देखते हैं शॉर्ट्स में। ठीक है, लेट्स मूव। तो मनी क्या है? एनीथिंग, कुछ भी, ठीक है, कुछ हेल्प्स इन एक्सचेंज। जो हमको एक्सचेंज में हेल्प करता है वो मनी है अभी के संदर्भ में। ठीक है, और जो एक्सेप्टेड है, यानी कि हम एक्सचेंज करने गए और एक्सेप्ट नहीं हुआ, और ठीक है, तो क्या होगा? मनी के पहले क्या था? बार्टर सिस्टम था। बार्टर सिस्टम, ओके। इसमें क्या होता था? इसको क्या बोलते हैं? वस्तु विनिमय पद्धति, मतलब एक्सचेंज ऑफ गुड्स फॉर गुड्स। वस्तु के बदले में वस्तु को ही चेंज किया जाता था बार्टर सिस्टम में। ठीक है, वस्तु विनिमय पद्धति। ठीक है, अब व्हाट आर द प्रॉब्लम एसोसिएटेड विद दैट? अब किसी को गेहूं चाहिए और उसके पास काव है। इफ टू पर्सन ए एंड बी, पर्सन ए इसके पास क्या है? काव। पर्सन बी व्हीट, इसके पास गेहूं है और इसके पास गाय है। बी चाहता है कि हम काव खरीदें और गेहूं से एक्सचेंज करें। ये तभी संभव होगा जब ए भी चाहेगा कि हमें गेहूं चाहिए, उसके बदले हम गाय देंगे। अब देखिए, तो गेहूं का अमाउंट बहुत कम हो सकता है, ज्यादा अमाउंट देना पड़ेगा एक गाय के लिए। हो सकता है कि ए को बहुत कम गेहूं चाहिए। ठीक है, तो ये सारा चीज मतलब कोइंसिडेंस ऑफ वांट, मतलब एक व्यक्ति को गाय चाहिए ही चाहिए और उसके बदले वो गेहूं एक्सेप्ट कर सकता है। तभी ये संभव है वाटर सिस्टम में कि दो ट्रांजैक्शन हो जाए मार्केट में। ठीक है, उसके बाद क्या प्रॉब्लम और है? सबसे पहले तो प्रॉब्लम है को इंसिडेंस ऑफ वांट। वांट का होना सबसे बड़ा समस्या है। दूसरा समस्या क्या है कि आप समझिए कि ट्रांसपोर्टेशन आप ले जाएंगे, प्रॉब्लम ऑफ ट्रांसपोर्टेशन। ठीक है, एक जगह से दूसरे जगह आप ले जाएंगे, वहां पे जाकर के ट्रांजैक्शन होगा, आप वैसे व्यक्ति को ढूंढेंगे कि इसको जरूरत है। तो देयर आर सेवरल प्रॉब्लम्स एसोसिएटेड विथ द फॉर्मर वाटर सिस्टम, बार्टर सिस्टम। ठीक है, बहुत सारा समस्या इससे था। उसी से निजात पाने के लिए, ठीक, फॉर ओवरकमिंग ऑन द प्रॉब्लम्स ऑफ बार्टर सिस्टम, मनी हैज इंट्रोड्यूस्ड। ठीक है, तो इसको इंट्रोड्यूस किया गया। चलिए देखते हैं मनी। मनी कितने तरह का होगा? मनी का सबसे पहले फंक्शन क्या होगा? तो मनी जो है वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज है। चलिए, फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी, मनी का फंक्शन क्या है? तो सबसे पहले नंबर 1, मनी इज द मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्या है?
मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, ठीक है। दूसरा नंबर मनी इज, मतलब मनी आपके पास है तो आप एक्सचेंज कर सकते हैं, अब आपको ट्रांसपोर्टेशन का नहीं, मनी अब आपके पॉकेट में है, निकाले, कुछ भी चाहिए एक्सचेंज कर दीजिए मनी से। मनी का एक वैल्यू होता है, तो मनी इज अ स्टोर ऑफ वैल्यू। अगर आपके पास ज्यादा मनी है मतलब आपका इकोनॉमिक वैल्यू क्या है, ज्यादा है। मनी कम है आपका इकोनॉमिक वैल्यू कम है। ऐसा नहीं, वैल्यू मतलब बहुत तरह का वैल्यू, एथिकल वैल्यू। अब मनी, अब पीपल हैविंग सो मच मनी, कोलोसल मनी, ठीक है, एक वेल्दी पीपल उसके पास बहुत सारा मनी है, कोई जरूरी नहीं है कि वो उसके पास इथिकल वैल्यू हो, इकोनॉमिक वैल्यू है, बट उस तरह के पीपल के पास हो सकता है कि नैतिक वैल्यू नहीं हो सकता है, ठीक है। तो स्टोर ऑफ वैल्यू जो हम कहते हैं तो किसका बात करते हैं, इकोनॉमिक वैल्यू। मनी से आप डिफर्ड पेमेंट कर सकते हैं बाद में, जैसे ईएमआई पे देते हैं ना, आप पेमेंट कर सकते हैं। ओके, यहाँ पे देख लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, स्टोर ऑफ वैल्यू, बाद में आप पे कर सकते हैं, ठीक है। ये हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मनी आर देयर, सॉरी, टाइप्स ऑफ मनी। मनी के कितने प्रकार हैं, तो बहुत प्रकार के मनी हैं। सबसे पहले तो क्या हो गया, करेंसी, करेंसी। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, क्वाइंस। उसके बाद फिर क्या हो जाएगा, आप देखते हैं एक कमोडिटी मनी, कमोडिटी मनी। उसके बाद फिर क्या देखते हैं, कमोडिटी मनी में दो तरह का, फुल फेस्ड मनी, फुल वैल्यूड मनी जिसको बोलते हैं, फुल फेस्ड मनी, जैसे गोल्ड और सिल्वर का क्वाइन, गोल्ड एंड सिल्वर क्वाइन, ठीक है। कुछ मनी होता है जिसका कुछ वैल्यू होता है, सारा इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं होगा। इंट्रिंसिक वैल्यू मतलब उसकी आंतरिक मूल्य, जैसे सोना का सिक्का, वो मनी रहे या नहीं रहे, सरकार उसको करेंसी माने या नहीं माने, उसका इंट्रिंसिक वैल्यू है और वो फूल है। उसको मार्केट में बेचेंगे भी तो हमको, मान लीजिए 10 ग्राम है तो जितना उसका वैल्यू है, मतलब 30,000, 40,000, 50,000 वो उसका है। जो लोहा और निकिल 10 रुपया वाला जो सिक्का है उस सबका भी वैल्यू कुछ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है। तो ये पूरा फेस्ट वैल्यू नहीं है, सम वैल्यू है उसका, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होता है, FI8 फियाट करेंसी, मतलब गवर्नमेंट इसको बैक करती है। इस करेंसी को कौन बैक करती है, गवर्नमेंट। उसमें लिखा हुआ रहता है आई प्रोमिस टू पे बियरर ऑफ 500 रुपीज। मैं किसको, बियरर को क्या करता हूं, 500 रुपया देने, अदा करने का वचन करता हूं। ये फियाट करेंसी है, मतलब इसका कोई इंट्रिंसिक वैल्यू नहीं है। जैसे डिमोनेटाइजेशन हो गया, 500 और 1000 का जो पहला वाला नोट था, तो क्या हो गया, डिमोनेटाइजेशन, उसका वैल्यू कुछ नहीं रहा, बस पेपर रह गया, पीस ऑफ पेपर। तो इसी को फियाट करेंसी बोलते हैं। उसके बाद फिर क्या होगा, प्लास्टिक मनी, प्लास्टिक मनी, ठीक है। आपका डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, ये सब क्या है, प्लास्टिक मनी। चेक्स भी है एक तरह से, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, उसको भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, चेक्स हो गया। अब नया में देखते हैं क्रिप्टो करेंसी, ठीक है। आरबीआई इंट्रोड्यूस किया है, की है डिजिटल करेंसी। क्रिप्टो करेंसी किस पे वर्क करता है, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे। आइए देखते हैं कैसे, आप इसको लिख लीजिए, ठीक है। क्रिप्टो किस पे वर्क करता है, हाँ, ब्लॉकचेन पे। से फॉर एग्जांपल ए, बी और सी है, ए कहीं से माइनिंग किया होगा क्रिप्टो को, कुछ पॉइंट यहाँ पे बने होंगे से फॉर 30। अब इससे कुछ गुड्स खरीदना चाहता है, से फॉर 5 कुछ खरीदना, 5 क्रिप्टो करेंसी का कुछ गुड्स है,
ये खरीदना चाहता है, +5 हो जाएगा, यहाँ पे -5। उसी तरह से ये कहीं से, ये मान लीजिए इससे खरीद रहा होगा, इसके पास +3, अगर इससे खरीद रहा है तो ये इससे, मतलब रियल टाइम में पता चलते रहता है ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है। यहाँ पे स्कोप जो है ब्लैक मनी का और ये चीज का स्कोप खत्म हो जाता है। यूपीआई करते हैं उसमें भी खत्म हो जाता है, पता चलता है ट्रांजेक्शन कहाँ हो रहा है। ठीक है, तो ये है। तो टाइप्स ऑफ मनी जब हम देख लिए तो क्या देखेंगे उसके बाद, मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। ठीक है, अब हमारे जो 12th क्लास है उसमें क्या पढ़ना है, टाइप्स ऑफ मनी में M1, M2, M3, M4। M1 क्या होता है, तो करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ये क्या है, M1 है। जितना करेंसी मार्केट में है, और डिमांड डिपॉजिट क्या होता है, जो सेविंग अकाउंट वाला, कभी भी हम मांग सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया M1। M2 क्या होगा, M1 ये हो गया, M2 क्या होगा, तो ये पोर्शन यानी M1 अब प्लस क्या हो जाएगा बताइए, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस सेविंग, पोस्ट ऑफिस। ठीक है, क्या हो जाएगा, डिपॉजिट इन पोस्ट ऑफिस, जो आप पोस्ट ऑफिस में सेव करते हैं। उसके बाद M3 क्या होगा, M3 देखिए धीरे धीरे बढ़ रहा है, नैरो मनी, ब्रॉडर मनी, ब्रॉड से ब्रॉडर की ओर बढ़ रहे हैं। तो M3 क्या हो जाएगा, तो क्या होगा M2 अब प्लस क्या हो जाएगा NDTL, M1 प्लस NDTL, M1 प्लस NDTL, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। ठीक है, जिसको फिक्स डिपॉजिट बोलते हैं, वो मतलब कुछ समय डिमांड उसको भी कस्टमर कर सकता है, लेकिन क्या है जो जमा किया है डिपॉजिटर जो है, लेकिन वो क्या करेगा, एक टाइम है 5 साल के लिए FD, 10 साल के लिए FD। ठीक है, तो ये हो गया आपका टाइम डिपॉजिट। ठीक है, यानी बैंक को पता है कि ये बंदा अभी कम से कम 3 साल 4 साल अभी नहीं ले जाएगा, तो उस पैसा को बैंक क्या कर सकता है, इन्वेस्टर को दे सकता है, लैंड कर सकता है। ठीक है, M4 क्या है, तो M4 में क्या हो जाएगा M3 प्लस क्या, M3 प्लस पोस्ट ऑफिस वाला, पोस्ट ऑफिस सेविंग। ठीक है, उस माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, टोटल पोस्ट ऑफिस में जो है माइनस नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, KCC वगैरह इस तरह का जो चीज होता है। ठीक, समझ में आ गया ये चीज। तो ये क्या हो गया, ब्रॉड मनी है, सबसे बड़ा है, और ये मोस्ट लिक्विड है। ऊपर से नीचे अगर हम देखें तो लिक्विडिटी क्या हो रहा है, लिक्विडिटी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है, लिक्विडिटी बढ़ रहा है। नीचे जैसे जा रहे हैं लिक्विडिटी घट रहा है, ऊपर में मोस्ट लिक्विड है। से फॉर एग्जांपल लिक्विडिटी को अगर हम 0 और 1 के बीच में करें या 100 के बीच में, तो ये 100% लिक्विड है, और ये कम है, लिक्विडिटी इसका क्या है, कम है। ठीक, समझ में आ रहा है। जहां जहां M1 बोले हैं इसको रिप्लेस कर देना है, इसके साथ रिप्लेस कर देना है, इसके साथ रिप्लेस कर देना है। समझ में आ रहा है ये। तो आपका नैरो मनी, ब्रॉडर मनी, ये सब हम अभी देखें। बैंकिंग कौन ये सब मनी को रेगुलेट करता है, क्या ऐसे ही हैफेजार्ड वे में रेगुलेट होते रहता है क्या आपको लगता है, इसको कोई रेगुलेट करने वाला है कि नहीं है। तो हर कंट्री का उसका सेंट्रल बैंक होता है, भारत का भी है, और उसका नाम क्या है, RBI। लेकिन इससे पहले हम पढ़ेंगे क्या, कॉमर्स, 2 तरह का बैंक है, एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक है, ठीक है, और एक शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक नहीं है। पहले अब देखिए 2 तरह का सेक्टर है, ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अनऑर्गेनाइज सेक्टर है।
तो अधिकांश जो लोन पहले लिया जाता था अभी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर से, जैसे गांव है, गांव में साहूकार से इंटरेस्ट रेट उनका हाई होता है, 2 रुपया 3 रुपया, कहीं कहीं 5-6 रुपया सैकड़ा, और प्रति मंथ, यानी कि अगर उसको कन्वर्ट करें सालाना में, एनुअल इंटरेस्ट रेट अगर देखें तो बहुत हाई हो जाता है, कहीं कहीं 84%, 84% के आसपास हो जाता है। ठीक है, और हाँ, फायदा उसका क्या है, मतलब बेनिफिट्स ऑफ अनऑर्गेनाइज लेंडिंग का फायदा क्या है, तो उसका फायदा यही है कि आपको कोलेटरल नहीं देना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंक देखते हैं, फंक्शंस ऑफ बैंक। जब बैंक बात करेंगे तो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक, यानी कॉमर्शियल बैंक, कॉमर्शियल बैंक का हम बात कर रहे हैं। और कॉमर्शियल बैंक जो है वो जैसे कि एसबीआई, एचडीएफसी, ये सब क्या है, कॉमर्शियल बैंक है। आप यहीं से, आरबीआई से थोड़े हम लोग निकालते हैं पैसा, आरबीआई जो है वो बैंकर्स ऑफ द बैंक है। ठीक है, तो बैंक क्या करता है, आपको लेंड करता है, लोन देता है। ठीक है, और क्या करता है, लोन देता है, और क्या करता है बैंक, आपको जो इंप्लीमेंट होता है सरकार का जो स्कीम्स, उसको इंप्लीमेंट करता है बैंक। ठीक है, ये सब चीज आपका है। आप बैंक में जमा करते हैं, लॉकर फैसिलिटीज आपको देता है। दीज आर द फंक्शंस ऑफ बैंक। और भी बहुत सारा बैंक क्या करता है, आपको प्लास्टिक मनी इश्यू करता है, यानी क्रेडिट कार्ड इश्यू करता है, डेबिट कार्ड इश्यू करता है, एटीएम का जो होता है एनपीसीआई उसको करती है, तो बैंक उसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, डोर स्टेप डिलीवरी करता है गवर्नमेंट के स्कीम्स को। जैसे जनधन अकाउंट जब खुल रहा था, जैम ट्रिनिटी, JAM, जनधन मोबाइल आधार मोबाइल जो अकाउंट ये खुल रहा था, आधार से जुड़ रहा था, तो ये सब में कौन इन्वॉल्व हो रहा था, बैंक इन्वॉल्व हो रहा था। ठीक है, ये चीज आपका है। आरबीआई का क्या फंक्शन है, ये सब बैंक को रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई। दो तरह की पॉलिसी होती है इकोनॉमी में, एक क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी, एक होता है फिस्कल पॉलिसी। टू पॉलिसीज, क्या होता है, एक मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा क्या होता है फिस्कल पॉलिसी, फिस्कल। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी एंड फिस्कल पॉलिसी ये जो करती है इम्प्लीमेंट, ये है गवर्नमेंट। अगर स्टेट का है तो स्टेट गवर्नमेंट, सेंटर का है तो यूनियन गवर्नमेंट। ठीक है, कैसे ये होता है, टैक्सेशन, टैक्स एंड सब्सिडी के माध्यम से टैक्स बढ़ा दी, अपने आप मार्केट में क्या होगा, पैसा क्या होगा, घट जाएगा। रियल डिस्पोजेबल इनकम क्या होगा, कम जाएगा। खर्च करने योग्य जो पैसा है कंज्यूमर के पास वो कम जाएगा। टैक्स रेट कम कर देगी, पैसा बढ़ जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका टैक्स एंड सब्सिडी से। मॉनेटरी पॉलिसी रेगुलेट कौन करती है, आरबीआई। क्या क्या टूल्स है इसमें, यही हमें इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, आइए देखते हैं, इसको देखते हैं। ठीक है, चलिए। तो फंक्शंस ऑफ आरबीआई क्या है, सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी इंप्लीमेंट कर रही है। अब मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब ये, सबसे पहले आरबीआई क्या है, बैंकर्स ऑफ द बैंक है। आप देखिए, अगर आप पैसा जमा किए बैंक में, इफ यू डिपोजिट योर मनी इन कॉमर्शियल बैंक, शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक। जब भी हम बैंक का बात करेंगे तो शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक होगा, पीएनबी, आपका एसबीआई, यही सब का बात हम करेंगे जब तक हम आरबीआई ना बोलें। ठीक है, या सेंट्रल बैंक नहीं बोले। ओके, तो ये क्या है कि आप पैसा जमा करते हैं, आपका पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, एक मतलब एक स्टोरी है, हो सकता है ये सही है कि नहीं है। आईसीआई बैंक जो है, तो एक बार क्या हुआ कि वहां पे पैसा निकालने गए होंगे कुछ लोग, बैंक मैनेजर बोल दिया होगा कि नहीं है पैसा। तमिलनाडु का स्टोरी में भी, ये हाइपोथेटिकल स्टोरी हो सकता है, लेकिन आप सुने इसको। ठीक है, आपको समझ में आएगा कि क्यों आरबीआई जरूरी है, आरबीआई का होना। ठीक है, तो क्या हुआ
कि हल्ला हो गया कि पैसा नहीं है बैंक में, बहुत सारे लोग आने लगे और हल्ला माइक से कर रहे थे कि बैंक में पैसा नहीं है, अपना अपना पैसा निकालने के लिए लोग आने लगे, ठीक है। और अब आईसीआईसीआई जो बैंक है उसका समझ में नहीं आ रहा है अब क्या करें, बहुत सारे लोग हैं और एक समय में स्टॉक में बहुत कम पैसा होता है, तो अब क्या करें। तो आरबीआई का सलाह था या मैनेजर का ही जो भी हो, उन्होंने ये देखा कि सबसे पहले छोटा लेंडर को बुलाते हैं, छोटा छोटा जो डिपॉजिटर है उसको बुलाए और क्या किए, उसको पैसा देना चालू किए। छोटा आया 1,000 किसी का होगा, किसी को 2,000, 10,000, 15,000, ठीक है। वो बाहर निकला और देखा कि अरे पैसा तो मिल रहा है। लोग निकालना चाहते नहीं थे, लोग पैनिक हो गए कि बैंकरप्ट हो गई है, दिवालिया हो गई है, ठीक है। इस कारण से ये सिचुएशन आया। तो ऐसे सिचुएशन से कैसे निपटते हैं, ठीक। बैंक जो है पूरा पैसा अगर दे रही है इन्वेस्टर को, तो फिर कैसे रिकवर होगा, लोगों को कैसे मिलेगा, ये सब चीज जो आपका है वो आरबीआई करती। चलिए मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई का क्या है। आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी है, ठीक है, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी क्या है आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी। तो देखिए बैंक रेट है, रेपो रेट है, रिवर्स रेपो रेट है, आरआर लिख देते हैं इसको, या ट्रिपल आर, रिवर्स रेपो रेट, ठीक है। उसके बाद फिर क्या होगा, एमएसएफ है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसके बाद सीआरआर है, उसके बाद फिर क्या है, एसएलआर है, सीआरआर क्या, कैश रिजर्व रेशियो, इसको क्या लिखते हैं, कैश रिजर्व रेशियो। फिर क्या है, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ये है, ठीक है। ये और क्या है, ओएमओ है, ओपन मार्केट ऑपरेशन, ओपन मार्केट ऑपरेशन है। ये सब टूल्स हैं आरबीआई के जिससे ये मॉनेटरी पॉलिसी करती है। और सब सारे टूल्स जो हैं सबका एक ही मकसद है, करेंसी को रेगुलेट करना। बैंक रेट अगर बढ़ा देगी तो क्या होगा, जो कॉमर्शियल बैंक है आरबीआई से जो पैसा लेगी वो क्या होगा, ज्यादा रेट पे मिलेगा उसको, इधर भी इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएगा। करेंसी क्या होगा, दो तरह का, या तो लोग जमा करने लगेंगे ज्यादा, तो उसी तरह से अगर रिवर्स रेपो रेट, हालांकि हमेशा रेपो रेट ज्यादा होता है रिवर्स रेपो रेट से, ऑलवेज रेपो रेट यानी इन जनरल हमेशा ज्यादा होता है, क्योंकि अगर रिवर्स रेपो रेट क्या है, रेपो रेट जिस रेट पे शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेगी उसको रेपो रेट बोलेंगे। रिवर्स रेपो रेट क्या है, जिस रेट पे आरबीआई शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक से पैसा लेगी वो रिवर्स रेपो रेट होगा। अगर ये रेट ज्यादा होगा सारा बैंक क्या करेगा, क्योंकि आरबीआई तो बहुत कम रिस्क है पैसा डूबने का, सारा बैंक यहां पहुंच जाएगी, इसलिए रेपो रेट ज्यादा होता है। क्वेश्चन जब देखेंगे तो समझ में आएगा, ठीक है। एमएसएफ क्या होता है, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, बहुत कम समय के लिए, अगर रात भर के लिए चाहिए, तुरंत पैसा चाहिए, आ गया इन्वेस्टर कि हमको पैसा लाओ, तुरंत अगर पैसा चाहिए तब क्या होगा, ये ज्यादा होता है, रिवर्स रेपो रेट से इसका थोड़ा सा ज्यादा रेट होता है, आरआर से ये ज्यादा है, ठीक है। एमएसएफ तुरंत चाहिए ना आपको, एकदम अभी तुरंत चाहिए तो क्या होगा, ज्यादा लगेगा हल्का सा। सीआरआर क्या होता है, कैश रिजर्व रेशियो। से फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 100 रुपया बैंक के पास लेंड हुआ है, लोग दिए हैं बैंक को 100 रुपया, ठीक है, तो सारा रुपया नहीं उसको ये कर सकते हैं, बैंक इन्वेस्ट कर सकती है या दूसरे को दे सकती है, नहीं, वो क्या होगा, एक कुछ पोर्शन होगा। अभी 4% है सीआरआर, यानी 4 रुपया कहां रखना होगा,
आरबीआई के पास रखना होगा। आरबीआई के पास, इस वर्ड को नोट कीजिए कि सीआरआर कहां रखाएगा, आरबीआई के पास। एक होता है एसएलआर, ये भी है, या तो करेंसी में रखिए या बॉन्ड में रखिए, कुछ भी रखिए जो लिक्विड ज्यादा हो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये कहां रखना है, बैंक को खुद अपने पास रखना है। और अभी ये 18% है, यानी 4% आरबीआई के पास अपना कैश रखेंगे, 18% खुद के पास, यानी बैंक 100 माइनस 22%, अभी का जो बात कर रहे हैं, अभी पढ़ा रहे हैं, तो 22%, यानी कितना बच गया आपका, 78%। 78% ही, यानी 78 रुपया ही क्या कर सकती है बैंक, दूसरे को लेंड कर सकती है। अनफोर्सिंग सर्कमस्टांसेस, जो भी आईसीआईसीआई का एग्जाम्पल दिए, उससे, उस तरह के सिचुएशन से बचने के लिए ये जरूरी है कि कस्टमर का विश्वास, ट्रस्ट जीत सकें। तो ये और ये चीज, सीआरआर और एसएलआर। ओएमओ क्या होता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। इसमें शेयर, डिवेंचर, ये सबको क्या होता है, बेचा और खरीदा जाता है। क्योंकि सिंस सेंट्रल बैंक, सरकार का बैंक है आरबीआई, तो जो सरकार का जो बॉन्ड है, शेयर है, उसको क्या करती है, मार्केट में बेचती और खरीदती है आरबीआई। ये क्या है, ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये सारा का सारा जो टूल है वो क्या है, आरबीआई करती है, और इसको मॉनेटरी टूल बोलते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी। आइए देखते हैं क्या प्रभाव पड़ता है इस पॉलिसी का। ठीक है, बस थोड़ा सा इसका फिर क्वेश्चन करेंगे। अगर सीआरआर 4% से बढ़ा करके अगर हम कर दें 20%, तो क्या असर पड़ेगा लेंडिंग पे, बैंक के पास कम पैसा होगा। एक तो ऐसे ही 18% एसएलआर चला गया, तो बैंक के पास कम पैसा होगा, तो बैंक क्या करेगी, कम लेंड कर पाएगी। यानी लेंडिंग क्या होगा, इंटरेस्ट रेट क्या होगा, इंटरेस्ट रेट कोई बैंक के पास जाएगा लेने के लिए तो क्या होगा, ज्यादा होगा। ठीक है, तो सीआरआर कैसे प्रभाव कर दिया इंटरेस्ट रेट को। सीआरआर को अगर हम कम कर दें 4% से फॉर एग्जांपल 1%, अब ज्यादा पैसा बैंक के पास होगा लेंड करने के लिए, तो क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगा, ज्यादा ज्यादा लोग को पैसा मिलेगा। ठीक है, ये अगर क्या रेपो रेट अगर बढ़ जाता है, तो हम बता चुके हैं ऑलरेडी कि अगर रेपो रेट बढ़ जाएगा, यानी कॉमर्शियल बैंक को अगर आरबीआई से पैसा लेना हो तो ज्यादा इंटरेस्ट रेट, ज्यादा रेट पे देना पड़ेगा, उसको लेना पड़ेगा, यानी इंटरेस्ट रेट मार्केट में बढ़ जाएगा। लोग कंजम्पशन करेंगे कम या ज्यादा, कम करेंगे कंजम्पशन। ठीक है, इन्वेस्टमेंट। तो ये सब मार्केट से मनी निकालने और डालने का काम होता है। अगर मार्केट में ज्यादा करेंसी है तो क्या होगा, इन्फ्लेशन। समझ रहे हैं, ज्यादा करेंसी, सब लोग के पास पैसा है, तो डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ रहे हैं, डिमांड क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का भी तरीका है मॉनेटरी पॉलिसी। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओपन मार्केट ऑपरेशन में भी सेम केस है। कैसे, तो अब सरकार को लगता है, बैंक को लगता है कि मार्केट से करेंसी उठा लो, क्या करेगी, शेयर बेच देगी। जैसे ही सरकार शेयर बेचेगी, आप खरीदेंगे, पैसा किसको देंगे, बैंक को मिलेगा। आरबीआई कर रही है, आरबीआई के पास पैसा जाएगा, तो मार्केट में क्या हो गया, पैसा, करेंसी घट गया, यानी इन्फ्लेशन कंट्रोल। सबके पास पैसा है तब ना डिमांड है, डिमांड साइड इन्फ्लेशन, तो ये हो गया। तो हमें लग रहा है कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, तो ये सब कुछ टूल्स है, बाकी और डिटेल्स में देखेंगे। अभी कुछ क्वेश्चन करते हैं कि क्या इतना पढ़ने का कोई फायदा हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सिंस इट्स डेमो क्लास, इसीलिए हम, चलिए इसको देखते हैं।
ओके, हाँ चलिए, ये तो एक सेकेंड इसको बड़ा कर लेते हैं। हम्म, और इसका कलर भी चेंज कर लेते हैं। ओके, आई थिंक अब ये सही है। ठीक है, चलिए। हम्म, अब इसका क्वेश्चन देखते हैं कि क्या कोई फायदा हुआ पढ़ने का कि नहीं। ये क्वेश्चन बाइलिंगुअल है, इंग्लिश और हिंदी दोनों में है, तो कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मनी, मनी का कौन सा फंक्शन नहीं है। तो क्या क्या फंक्शन हम देखे थे मनी का। मनी जो है मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज तो ये तो सही है। हमको पूछा क्या है, नोट, तो ये तो गलत हो गया, ये तो सही है, ये तो सही है। स्टोर ऑफ वैल्यू सही है। यूनिट ऑफ अकाउंट मापने का इकाई है, ठीक है। जैसे आप चाय पीते हैं तो चाय कप ऑफ टी, अगर आपको मध पीना है तो क्या स्पून ऑफ हनी, इस तरह से आप कंज्यूम करते हैं। क्या क्या हो जाएगा, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कोई मतलब ही नहीं है, तो ये फंक्शन ऑफ मनी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट। तो अब देखिए, तो फियाट मनी मीन्स क्या बोले थे, फियाट मनी जिसका अपना वैल्यू नहीं हो, लेकिन उसको गवर्नमेंट क्या करती है, सेंट्रल बैंक क्या करती है, ऑथोराइज्ड करती है कि नहीं ये 500 रुपया का नोट है। गवर्नमेंट क्या करती है, ऑथोराइज करती है कि ये 500 रुपया का नोट है और आपको इसको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं धारक को 500 रुपया अदा करने का क्या करता हूँ, प्रोमिस करता हूँ, आई प्रोमिस टू पे बियरर सम ऑफ 500 रुपीज। तो ये हो गया आपको। तो देखिए, तो मनी बैक्ड बाई गोल्ड, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। मनी इश्यूड बाई गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट के ऑर्डर से, सरकारी आदेश से जारी जो होता है वो क्या है, फियाट करेंसी। अगर गोल्ड, हाँ, मनी क्रिएटेड बाय मार्केट फोर्स, तो ये तो नहीं है। ओनली क्वाइन एंड मनी नहीं, जो 100 रुपये का नोट अभी देख रहे हैं ना, या कोई भी नोट जो है उसको ऑथराइज कर रही है कि नहीं इतना है, आपको मानना पड़ेगा। तो ये नेक्स्ट, विच इज नॉट इंक्लूडेड इन M1, M1 में क्या इंक्लूडेड नहीं होगा। तो देखिए, तो नोट इंक्लूडेड, इस पे ध्यान देना है। करेंसी विथ पब्लिक बिल्कुल है ये इंक्लूडेड। डिमांड डिपॉजिट बैंकों के पास, तो देखे थे ना, CU प्लस DD पढ़ रहे थे, M1 जो था, तो आपका तो ये होगा, यानी ये भी है। अदर डिपॉजिट विथ RBI, ये भी होगा। और टाइम डिपॉजिट, टाइम डिपॉजिट किसमें था बताइए, M2 में पोस्ट ऑफिस वाला हो जाता है। M3 में टाइम डिपॉजिट था, जिसको हम लिखे थे NDTL, नेट टाइम एंड डिमांड, नेट डिमांड एंड टाइम। ठीक है, तो ये जो हो गया तो क्या हो जाएगा, ये आपका यही गलत है, नॉट इंक्लूडेड, ये आपका नहीं है इंक्लूडेड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रॉड मनी M3 मेनली कंसिस्ट ऑफ, तो क्या देखे थे, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट। पीछे आप देखेंगे M2 क्या था, M1 प्लस पोस्ट ऑफिस में जो आप सेव कर रहे हैं। M3 क्या था, M1 प्लस टाइम डिपॉजिट था। M4 क्या था, M4 आपका था M3 प्लस पोस्ट ऑफिस में टोटल जमा माइनस NSS, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। ठीक है, तो ये क्लियर है, समझ में आ गया आपको। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट, हु इज कॉल्ड द लेंडर ऑफ लास्ट रिजोर्ट। अगर आप पैसा जमा किए हैं तो कौन आखिरी समाधान कौन है, या जो लेंडर है, जो बैंक है, वो जो आपको पैसा दे रही है, उसका आखिरी कौन है। तो कौन है ये बताइए,
अंतिम ऋणदाता किसे कहा जाता है? अगर बैंक आपको ऋण नहीं दे पा रही है तो आरबीआई से लाएगी, बैंकर्स ऑफ द बैंक, तो ये क्या होगा? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन केस ऑफ क्या? भारत के केस में आरबीआई। ये सब तो कमर्शियल बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस से कोई मतलब ही नहीं है मॉनेटरी पॉलिसी का, नाबार्ड से मतलब नहीं है। ठीक है, तो समझ में आ गया। गांव में एक होता है पैक्स, PACS, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी। पैक्स अध्यक्ष बिहार जैसे राज्य में आप देखते हैं वहां पे, तो वो चुने जाते हैं बाई वोटिंग, और वो जो अनाज होता है उसको प्रोक्योर करते हैं, और पीडीएस में वही अनाज जाता है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहां कम रेट पे उपलब्ध होता है लोगों को। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड व्हेन वाज, कब? तो 1935 में हुआ था, और एक्ट क्या था? आरबीआई एक्ट, आरबीआई एक्ट 1934। 1934 का आरबीआई एक्ट था, जिसके तहत 1935 में क्या हुआ? आरबीआई इस्टेब्लिश्ड हुआ। समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। Which committee recommended establishment of RBI? तो ये कौन था? 1934-35 का बात कर रहे हैं, यानी उस समय हम आजाद नहीं हुए थे। तो ये जो कमेटी का नाम था, ये क्या था? हिल्टन यंग कमीशन। ठीक है, यही रिकमांड की थी कि क्या आरबीआई का एस्टेब्लिशमेंट, एक सेंट्रल बैंक का एस्टेब्लिशमेंट होना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, वैधानिक तरलता अनुपात जो है चलिए ठीक है, कौन है? तो कैश रिजर्व विथ आरबीआई। अच्छा, एसएलआर जब पढ़ा रहे थे तो भूले थे क्या कि आरबीआई के पास रखना है? आरबीआई के पास जो रखते हैं वो क्या है? CRR, इन कैश मोस्ट लिक्विड फॉर्म में। मिनिमम लिक्विड एसेट टू बी केप्ट बाय बैंक, अपने पास बैंक रखेगी, तो ये करेक्ट है। पब्लिक डिपॉजिट विद बैंक कोई मतलब नहीं बनता है, रेपो लेंडिंग कोई मतलब नहीं, इसलिए बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which of the following quantitative tool of money policy, मॉनेटरी पॉलिसी का क्वांटिटेटिव टूल क्या है? तो क्या है ये? हम आपको CRR, SLR, रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट, ये सब जो है वो क्या है? क्वांटिटेटिव है। तो ये हो गया। अच्छा, रेपो रेट तो यहाँ ऑप्शन आ गया तो सही हो गया। ये क्रेडिट रेशनिंग क्या है? किसको देना है? बैंक जब ये करने लगती है क्या होता है? क्रेडिट रेशनिंग, कितना देना है। जैसे PSL होता है, प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, PSL प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग, यानी ये कितना है? 40%, यानी पुअर हाउस होल्ड, गांव, विलेजेज, एग्रीकल्चरल फार्मर, ठीक है, स्टूडेंट्स, ये सबको आपको देना है। शहर में आप हैं तो गरीब, MSME, ये सबको देना है। ये PSL है, आपको इतना देना ही देना है ऐसे लोगों को। क्यों? इक्वालिटी लाने के लिए। ठीक है, 60% आप किसी को भी दीजिए। तो ये हो गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट करें कि ओपन मार्केट ऑपरेशन मींस, अभी बोले थे कि बाइंग एंड सेलिंग, परचेजिंग हो रहा है, सेलिंग हो रहा है, क्या? बॉन्ड का, डिवेंचर का, सिक्योरिटी का, गवर्नमेंट सिक्योरिटी का, कौन? आरबीआई कर रही है। उसको क्या बोलते हैं? ओपन मार्केट ऑपरेशन, पहला ही ऑप्शन। फ्री कंपटीशन इन मार्केट, कोई मतलब ही नहीं है। ओपनिंग ऑफ बैंक अकाउंट फ्रीली, कोई मतलब नहीं। नन ऑफ दिस, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ए इज द करेक्ट आंसर। Which of the following is not function of RBI? करेंसी इशू करती है कि नहीं? आरबीआई करती है। कंट्रोल क्रेडिट करती है कि नहीं? करती है, लेकिन हमसे पूछा है नोट फंक्शन, आरबीआई का फंक्शन कौन नहीं है। ठीक है, तो आइए देखते हैं कौन नहीं है।
फाइनेंसिंग गवर्नमेंट, बजट जब होता है, बजट डिफिसिट जाती है गवर्नमेंट में, तो क्या पैसा देती है आरबीआई? नहीं, तो ये फंक्शन नहीं है। बाकी मेंटेनिंग फॉरेक्स रिजर्व तो आरबीआई तो फॉरेक्स करती है, फॉरेन एक्सचेंज को। आपसे क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं कि अभी फॉरेक्स रिजर्व जो है भारत का कितना है। अब ठीक है, चलिए आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हु इश्यू 1 रुपी नोट एंड क्वाइन इन इंडिया। आपको पता होना चाहिए 1 रुपी का क्वाइन और नोट जो है वो आरबीआई नहीं, फाइनेंस सेक्रेटरी का साइन होता है उस पे, यानी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द करेक्ट आंसर। ओनली 1 रुपी नोट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय कॉमर्शियल बैंक इज बेस्ड ऑन, वाणिज्यिक बैंकों द्वारा क्रेडिट सृजन आधारित है किस पे? किस पे आधारित है भाई? तो क्या? कैश रिजर्व पे। अभी देखे थे ना, CRR। इसके बाद जितना पैसा बचता है बैंक के पास वही ना क्रेडिट कर सकती है। अब मनी मल्टीप्लायर क्या होता है? 1/CRR। CRR को अगर बढ़ा देंगे पूरा वैल्यू घट जाएगा, तो मल्टीप्लायर, मनी जो मल्टीप्लाई हो रही है, वो क्या होगा? कम होगा। तो कैश जो रिजर्व है उस पर डिपेंड करता है क्रेडिट क्रिएशन। ठीक है, गोल्ड रिजर्व कोई मतलब नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी, पूंजी पर्याप्तता कोई मतलब नहीं है, टैक्स कलेक्शन कोई मतलब नहीं। आरबीआई का टूल देख रहे हैं, ये टैक्स कलेक्शन वगैरह किसका है, किसका हिस्सा है बताइए? ये फिस्कल पॉलिसी का है ना, बैंक को लेना देना नहीं है इससे, कोई मतलब नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। रेपो क्या है? रेपो क्या बोले थे? जिस रेट पे कॉमर्शियल बैंक आरबीआई से पैसा लेती है उसको रेपो रेट बोलते हैं। तो देखिए तो कौन सा स्टेटमेंट ऐसे बोल रहा है? रेट एट विच आरबीआई लेन टू बैंक, जिस दर पे आरबीआई बैंकों को उधार देती है। करेक्ट हो गया। रेट एट विच बैंक लेन टू आरबीआई, ये क्या होता है? रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट, RRR, रिवर्स रेपो रेट। रेट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कोई मतलब नहीं, इन्फ्लेशन कंट्रोल मतलब नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, रिवर्स रेपो रेट क्या है? तो जस्ट इसका उल्टा, रेट एट विच बैंक लेन टू आरबीआई, बैंक जो आरबीआई को देती है जिस रेट पे, तो ये आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रमोट फाइनेंशियल इंक्लूजन इन इंडिया। भारत में वित्तीय समावेशन, फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? बस 5 मिनट। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है? छोड़ दें, बस 1 सेकेंड। जनधन अकाउंट जैसे हुआ, खाता खुला, सबके पास खाता हुआ, फाइनेंशियल इंक्लूजन। दैट्स फॉर ऑल।